दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, सरकार की नीतियों के विरोध में आज और कल 2 दिनों के लिए भारत बंद का ऐलान। आपको बता दें कि सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज और कल देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। बंद की वजह से 2 दिन बैंकों का कामकाज ठप रहेगा, क्योंकि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बंद को अपना समर्थन दे दिया है। ट्रेड यूनियन सरकार की कुछ नीतियों को तुरंत बदले जाने की मांग कर रही है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार श्रम संहिता को खत्म करे, किसी भी तरीके के प्राइवेटाइजेशन को तुरंत रोके, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन यानी एनएमपी को खत्म करे और मनरेगा के तहत मजदूरी आवंटन को बढ़ाए और ठेका श्रमिकों को नियमित करे। ट्रेड यूनियन ने बैठक के बाद कहा कि रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली विभाग के कर्मचारी भी बंद में शामिल हैं। इसके अलावा बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियां भी बंद में शामिल रहेंगी। ट्रेड यूनियन ने कोयला, तेल, पोस्टल, आयकर और टैक्स जैसी यूनियनों से भी बंद का समर्थन करने की अपील की है। आपको बता दें कि इनके अलावा रेलवे और डिफेंस से जुड़ी यूनियन भी 2 दिन देश में जगह जगह हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करेंगी। बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई ने बयान जारी कर कहा कि बंद के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजीकरण के फैसले के विरोध में और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक ने भी हड़ताल की वजह से सामान्य कामकाज के प्रभावित होने की आशंका जताई है। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर के मुताबिक देश भर के करीब 20 करोड़ कामगार और मजदूर औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर भारत बंद में शामिल हैं। दूसरी तरफ भारतीय मजदूर संघ इस बंद के खिलाफ है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि यह हड़ताल राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ कमाना है, इसलिए वो इस बंद में शामिल नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल 2 दिन के लिए भारत बंद किया गया है। अगली बड़ी खबर, प्रमोद सावंत ने ली गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ, दूसरी बार बने मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। वो दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर प्रमोद सावंत पर भरोसा जताया है। गोवा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। आपको बता दें कि फिलहाल गोवा में प्रमोद सावंत ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। अगली बड़ी खबर, भगवंत मान ने लिया बड़ा फैसला, दिल्ली मॉडल पर चलेगा पंजाब, घर घर पहुंचेगा सरकारी राशन। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों के लिए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि हमारे अधिकारी आपको फोन करके पूछेंगे कि आप किस समय अपने घर पर हैं। हमारे अधिकारी उस हिसाब से ही आपको आपके घर तक राशन पहुंचाएंगे। ये एक वैकल्पिक योजना होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में लोगों को अब राशन लेने के लिए कतारों में, लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उनके दरवाजे पर खुद पहुंच जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि लोगों के पास इस योजना को चुनने का विकल्प होगा। राशन डिपो के पास रहने वाले लोग इसे डिपो से ही प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुनते हैं, उन्हें संबंधित कर्मियों को यह बताना होगा कि वो अपने स्थान पर किस समय उपलब्ध हैं। उन्हें स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता वाला राशन उनके घर पर ही पहुंचा दिया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाने का फैसला किया है, क्योंकि सरकारों को ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बुनियादी जरूरतों पर काम करने के बाद जल्द ही इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि अब राशन डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से डिलीवर होगा, यानी कि लोगों के घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बंगाल विधानसभा में हुआ भारी हंगामा, बीजेपी और टीएमसी विधायकों में हो गई हाथापाई, कपड़े भी फाड़ दिए गए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन बेहद हंगामेदार रहा। बीजेपी और टीएमसी के विधायकों में जमकर हाथापाई हो गई और कपड़े भी फाड़ दिए गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब उनसे बीरभूम मामले पर चर्चा की मांग की गई तो टीएमसी के विधायकों ने अपना आपा खो दिया और हाथापाई कर दी। इस दौरान बीजेपी विधायक मनोज दिग्गा के साथ में जमकर मारपीट की गई। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हाथापाई में टीएमसी के विधायक आसित मजूमदार को भी कथित तौर पर नाक पर चोट आई है। इस घटना के बाद 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, मनोज दिग्गा, शंकर घोष, दीपक बर्मन और नरहरि महतो शामिल हैं। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ में जमकर मारपीट की गई और वेल में प्रदर्शन के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने धक्का भी दिया। बीजेपी ने सदन में बीरभूम हिंसा मामले
मामले में बहस की मांग की और फिर विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद सदन में स्थिति बिगड़ गई और दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनके विधायकों को धक्का दिया गया और उनके विधायकों के कपड़े भी फाड़ दिए गए। आपको बता दें कि फिलहाल 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में ले ली शपथ, पहली बार बने विधायक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थपथपाई पीठ। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन के विधायक पद की शपथ ले ली। अखिलेश यादव सदन में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है। वो करल विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ मोदी सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया था। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार किया था। अखिलेश यादव इससे पहले आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद थे। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया। अखिलेश यादव अब यूपी विधानसभा में सपा विधायक दल के नेता के तौर पर विपक्ष की कमान संभालते नजर आएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा में आज नए विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं की मुलाकात का वीडियो सामने भी आ गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से हाथ मिला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ने से पहले अखिलेश यादव के कंधे को भी थपथपाया। और बड़ी खबर, बीरभूम हिंसा पर बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कुछ लोगों की गलतियों के लिए पुलिस को ना करें बदनाम। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हिंसा की हालिया घटना को रोकने में कथित लापरवाही को लेकर गंभीर आलोचनाओं का शिकार हो रही प्रदेश पुलिस का मजबूती से बचाव करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा, एक या दो व्यक्तियों की गलती के लिए पूरी पुलिस बरादरी के अच्छे कार्यों को नकारा नहीं जा सकता है। राज्य के पुलिस विभागों का प्रभार संभालने वाली खुद ममता बनर्जी ने कहा, एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या के बाद बोगतोई गांव में हुई आगजनी और हिंसा को रोकने के लिए कथित तौर पर कदम न उठाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। इस हिंसा और आगजनी में 8 लोगों की मौत हो गई थी। बीते 21 मार्च की घटना के मद्देनजर रामपुर हाट पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि तहसील के एसडीपीओ को अनिवार्य प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य की पुलिस सालों से लोगों की मदद करती आ रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति में हो या कोविड-19 रोगियों की सहायता उपलब्ध कराने में हो। एक या दो कर्मियों की गलती की वजह से पूरी पुलिस को बदनाम नहीं कर सकते हैं। और ये बड़ी खबर, मुकेश सहनी को लगा जोरदार झटका, नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को किया मंत्रिमंडल से बाहर। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का फैसला बीजेपी के लिखित निवेदन के बाद किया गया है। इसके बाद सहनी की बर्खास्तगी के संबंध में राज्यपाल को सिफारिश भेज दी गई है। गवर्नर को भेजी चिट्ठी में बताया गया है कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक सहनी अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। बता दें कि मुकेश सहनी बिहार असेंबली का चुनाव हार गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद में भेजा और बाद में बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री बनवाया। हालांकि इसके बाद भी वे बीजेपी के खिलाफ ही बागी हो गए थे और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसके बाद से बीजेपी आलाकमान उनसे खपा चल रहा था। इससे पहले विकासशील इंसान पार्टी के 3 विधायक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद मुकेश सहनी ने कहा था कि वे मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहें तो उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने आज उन्हें बर्खास्त कर दिया है। और बड़ी खबर, ना तो मौका मिलेगा और ना ही नोटिस, अवैध कब्जों पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर, एलडीए की लिस्ट हुई तैयार। आपको बता दें कि अवैध कब्जों तथा निर्माणों पर एलडीए की कार्यवाही 28 मार्च से शुरू होगी। इस संबंध में एलडीए उपाध्यक्ष ने इंजीनियरों तथा जोनल अधिकारियों के साथ में बड़ी बैठक की है। सभी अधिकारियों को कहा गया है कि अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए किसी तरीके का नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे निर्माणों को तत्काल ध्वस्त कर दिया जाए। एलडीए की अरबों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा है, कहीं प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है तो कहीं कुछ नेताओं ने ही कब्जे कर रखे हैं। प्राधिकरण इन्हें तोड़ नहीं पा रहा है। रविवार को प्राधिकरण उपाध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने इस संबंध में बड़ी बैठक बुलाई थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए नोटिस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके तहत निर्माणों को सीधे ही तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा बिना नक्शा या नक्शे के विपरीत बने मकानों, इमारतों को भी ध्वस्त करने को कहा गया है। जिन इमारतों के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हो गया है उनको तत्काल गिराने को कहा गया है। इस संबंध में
इंजीनियरों ने अवैध बिल्डिंग तथा कब्जों की सूची तैयार कर ली है। आपको बता दें कि फिलहाल जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि फिलहाल बुलडोजर मरम्मत पर गए हैं और 10 मार्च के बाद फिर से चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक वैसे ही ऐसा ही हो रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब अवैध कब्जे पर चलने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। अगली बड़ी खबर, अब मोबाइल पर नहीं सुनाई देगी कोरोना की कॉलर ट्यून, हटाने पर जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। आपको बता दें कि महामारी की शुरुआत के समय से दूरसंचार कंपनियों द्वारा कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉल से पहले निर्धारित घोषणाएं जल्द ही इतिहास बन सकती हैं। बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लगभग 2 वर्षों के बाद सरकार अब कॉल से पहले कोविड-19 संदेशों को हटाने पर विचार कर रही है। सरकार को कई ऐसे आवेदन मिले हैं जिसमें कहा गया है कि ये संदेश अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुके हैं और कई बार आपातकालीन स्थिति के दौरान महत्वपूर्ण कॉल में देरी हो जाती है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर कॉल पूर्व की इन घोषणा और कॉलर ट्यून को हटाने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि उसने सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COA के साथ साथ मोबाइल ग्राहकों से प्राप्त आवेदनों का हवाला दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय अब देश में महामारी की स्थिति में सुधार के मद्देनजर इन ऑडियो क्लिप को हटाने पर विचार कर रहा है, जबकि महामारी के खिलाफ सुरक्षा उपायों के बारे में जन जागरूकता फैलाने के अन्य उपाय जारी रहेंगे। यदि आपको भी लगता है कि अब कोरोना वाली कॉलर ट्यून हटा देनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।